In continuation of the last videos on electrochemistry 2 of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल यानी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स निम्न में से कोई विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोड्स पर अभिक्रिया तभी होती है जबकि सेल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रोड्स को बाह्य परिपथ में तार द्वारा जोड़ा जाता है। जो सेल यह लक्षण प्रदर्शित करते हैं उन्हें रिवर्सिबल सेल कहते हैं। दूसरा लक्षण, इलेक्ट्रोड्स पर अभिक्रिया तब भी होती रहती है जबकि सेल से विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रोड्स को बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ा जाता है। और जो सेल्स यह वाला लक्षण प्रदर्शित करती हैं उन्हें इरिवर्सिबल सेल कहते हैं। ऊष्मागतिकी के अनुसार वे अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं जिनमें ड्राइविंग फोर्स तथा ऑपोजिंग फोर्स में अंतर सूक्ष्म मात्रा में होता है। यदि विरोधी बल प्रेरक बल की अपेक्षा अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक कर दिया जाए तो प्रक्रम उत्सर्जित या रिवर्स हो जाता है। एक सेल के संदर्भ में इन शर्तों के अनुसार सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म कम ईएमएफ का एक बाह्य स्रोत विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो सेल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में धारा प्राप्त की जा सकती है। यदि विपरीत दिशा में लगाया गया ईएमएफ सेल के ईएमएफ के समान हो तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि विरोधी विद्युत बल सेल के विद्युत बल से यानी ईएमएफ से, तो यदि विरोधी ईएमएफ सेल के ईएमएफ से सूक्ष्म मात्रा में अधिक कर दिया जाए तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और सेल अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। इन शर्तों का पालन करने वाला सेल उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। यदि सेल उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करता तो वह इरिवर्सिबल सेल कहलाता है। डैनियल सेल एक रिवर्सिबल सेल है। इस सेल को विपरीत दिशा में कार्य करने वाले स्रोत से जोड़ देते हैं जिसका ईएमएफ सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म कम हो तो सेल में यानी सेल से अनंत सूक्ष्म धारा प्राप्त की जा सकती है। इस स्थिति में सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जिंक मेटल कॉपर टू आयन से अभिक्रिया करके जिंक 2+ आयन और कॉपर मेटल देता है। यदि बाह्य स्रोत का ईएमएफ सेल के ईएमएफ के समान हो जाता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार साम्य अवस्था में होती है। जिंक मेटल कॉपर 2+ आयन से अभिक्रिया करके जिंक 2+ आयन और कॉपर मेटल देता है। साथ ही जिंक 2+ कॉपर मेटल से अभिक्रिया करके वापस जिंक मेटल और कॉपर 2+ आयन देता है। ये दोनों अभिक्रियाएं विपरीत स्थिति में चलती रहती हैं और समान गति से चलती हैं, अतः यह जो तंत्र होता है वह साम्य अवस्था में होता है। यदि बाह्य स्रोत का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक कर दिया जाता है तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है और सेल अभिक्रिया निम्नानुसार होने लगती है। जिंक 2+ आयन कॉपर मेटल से अभिक्रिया करके जिंक मेटल और कॉपर 2+ आयन देता है। यह अभिक्रिया पूर्व अभिक्रिया की विपरीत है और धारा भी विपरीत दिशा में प्राप्त होती है, अतः डैनियल सेल एक रिवर्सिबल सेल है। अब हम एक दूसरे सेल पर विचार करते हैं। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप्ट होते हैं। जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड्स को तार के द्वारा जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होंगे और निम्न इलेक्ट्रोड एवं सेल अभिक्रिया होंगी। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर जिंक 2+ आयन देता है और 2 प्रोटॉन आयन जो H2SO4 के सॉल्यूशन में है वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगर हम सेल अभिक्रिया देखें तो सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है। जिंक मेटल 2 हाइड्रोजन के आयन के साथ अभिक्रिया करके जिंक 2+ आयन और हाइड्रोजन गैस देता है और ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है वह जिंक इलेक्ट्रोड पर इवॉल्व होती है। इस सेल में यदि बाह्य स्रोत से ईएमएफ विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो धारा की दिशा में परिवर्तित हो जाती है और यह जो बाह्य स्रोत से ईएमएफ बल है वह सेल के ईएमएफ से अति सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा अधिक होता है। तो हमने देखा कि धारा की दिशा तो परिवर्तित हो जाती है यानी विपरीत दिशा में बहने लगती है, परंतु इलेक्ट्रोड और सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती हैं। इलेक्ट्रोड्स अभिक्रिया देखें तो कॉपर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर कॉपर 2+ आयन में बदल जाता है और 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और सेल अभिक्रिया देखें तो कॉपर मेटल 2 हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करके कॉपर 2+ आयन और हाइड्रोजन गैस देता है। यह अभिक्रिया पूर्व अभिक्रिया के विपरीत नहीं है
चूंकि ये सेल उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं करता है, अतः यह सेल इरिवर्सिबल सेल का उदाहरण है। अब हम आते हैं गिब्स ऊर्जा एवं सेल विभव यानी गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल से यदि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है, यानी उत्क्रमणीयता की शर्त को फॉलो किया जाता है, तो सेल में अधिकतम वैद्युत कार्य इलेक्ट्रिकल वर्क संपन्न होता है। एक निश्चित ताप व दाब पर वैद्युत कार्य सेल द्वारा प्राप्त विद्युत की मात्रा तथा सेल के ईएमएफ का गुणनफल होता है। माना कि एक सेल अभिक्रिया में n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई अथवा अवशोषित हुई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n हो तो कुल प्रवाहित धारा की मात्रा n फैराडे होगी। यदि सेल का ईएमएफ E हो तो वैद्युत कार्य बराबर होगा NF के। चूँकि वैद्युत कार्य गिब्स द्वारा परिभाषित मुक्त ऊर्जा गिब्स फ्री एनर्जी G के व्यय होने पर होता है, अतः मुक्त ऊर्जा में कमी यानी माइनस डेल्टा G किए गए वैद्युत कार्य के बराबर होती है। तो माइनस डेल्टा G इक्वल टू NFE। जैसा कि हमें ज्ञात है, स्वतः अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है, अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न EMF धनात्मक होंगे। जिन अभिक्रियाओं की डेल्टा G के मान धनात्मक होते हैं वे अस्वतः अभिक्रिया होती हैं, अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न EMF ऋणात्मक होते हैं। उसकी सेल अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। तो साम्यावस्था पर सेल का EMF तथा डेल्टा G का मान शून्य होगा। तो सारणी में अगर हम इसको देखें तो अगर प्रक्रम स्वतः प्रक्रम है तो डेल्टा G का मान ऋणात्मक आता है और E का मान धनात्मक आता है। अगर प्रक्रम अस्वतः प्रक्रम होता है तो डेल्टा G का मान धनात्मक और E का मान ऋणात्मक आता है। और अगर प्रक्रम साम्यावस्था में है तो डेल्टा G शून्य होती है और E का मान भी शून्य होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मुक्त ऊर्जा EMF एंड अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। सेल के EMF को अन्य ऊष्मागतिक फलनों जैसे एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S आदि ज्ञात करने में भी उपयोग में लिया जा सकता है। ऊष्मागतिकी में गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एक महत्वपूर्ण समीकरण है जो कि इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T within the brackets del delta G upon del T at constant pressure और minus delta G is equal to minus delta H minus T within the brackets del delta G upon del T at constant pressure। यहाँ माइनस डेल्टा G व डेल्टा H स्थिर दाब पर इस तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी तथा एंथैल्पी में कमी है। एंथैल्पी में कमी माइनस डेल्टा H को स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। समीकरण 2 द्वारा डेल्टा G का मान स्थापित करने पर NFE is equal to minus delta H minus T within the brackets del within the brackets minus NFE upon del T at constant pressure और NFE is equal to minus delta H plus NTF within the brackets del E upon del TP at constant pressure और E is equal to minus delta H upon NF plus T within the brackets del E upon del T at constant pressure। यहाँ del E upon del T at constant pressure स्थिर दाब पर EMF का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि सेल का पोटेंशियल तथा इसके गुणांक का मान ज्ञात हो तो डेल्टा H का मान ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यहाँ डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन है। समीकरण 2 द्वारा डेल्टा G का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें NFE का मान ज्ञात होता है। माइनस NFE इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S और T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस NFE। T डेल्टा S को हम राइट से लेफ्ट साइड ले गए और NFE को हम लेफ्ट से राइट साइड ले गए तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। समीकरण 5 से समीकरण 7 में E का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें T डेल्टा S का मान मिलता है। तो T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस NF विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T विद इन द स्मॉल ब्रैकेट्स del E अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड और T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H प्लस NFT विद इन द ब्रैकेट्स del E अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और डेल्टा S इज इक्वल टू NF del E अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यदि EMF का ताप गुणांक ज्ञात हो तो समीकरण 8 के द्वारा एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल्टा S का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर
डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मानक सेल विभव जिसका मान मानक इलेक्ट्रॉन विभव द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, उसका उपयोग करके अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का निर्धारण किया जाता है। N1A प्लस N2B गिव्स M1AC प्लस M2D। यहाँ पर N1 और N2 रिएक्टेंट्स A और B की मात्रा है और M1 M2 प्रोडक्ट्स C और D की मात्रा है। यह एक सामान्य अभिक्रिया है। यदि इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक K हो तो हम देखते हैं K का मान आता है K इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C रेज टू द पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D रेज टू द पावर M2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A अपॉन एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर N1 इंटू एक्टिव पावर ऑफ B रेज टू द पावर ऑफ N2। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान यानी A है तथा सक्रियता का अर्थ समान है। यहाँ पे सक्रियता मास और सक्रियता का एक ही अर्थ है। यदि इस अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया मान लिया जाए तो नस समीकरण द्वारा इसका सेल विभव व्यक्त किया जा सकता है। पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिव मास ऑफ C रेज टू द पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ द D रेज टू द पावर M2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर N1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B रेज टू द पावर N2। उपरोक्त साम्यावस्था में हो तो सेल विभव यानी ई सेल का मान 0 होता है। समीकरण 9 से K का मान रखने पर 0, क्योंकि सेल का मान 0 है तो 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K और log K इज इक्वल टू NF स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल अपॉन 2.303 RT और log K इज इक्वल टू N स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल अपॉन 0.0591 क्योंकि 2.303 RT अपॉन F इज इक्वल टू 0.0591। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल का मान इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द राइट इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड minus the standard potential of the anode. That's all for today. Thank you.